और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर उपस्थित सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल के इस सुरम्य वातावरण में प्रकृति की इस अद्भुत छटा के बीच आज हम सभी उपस्थित हैं और मंच पर आसीन हैं आदरणीय श्री सूर्य ज्योति वर्मा जी, उपस्थित विभाग कार्यवाह श्रीमान प्रभात रंजन जी, हम सबों के चहेते इस विद्यालय को अपनी प्रतिभा और अपने बिल्कुल व्यवहार कार्य से प्रभावित करने वाले पूर्व छात्र भैया आयुष और इस विद्यालय को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रधानाचार्य सुरेंद्र तिवारी जी, उपस्थित भारत के भावी भविष्य को गढ़ने वाले राष्ट्र निर्माता के रूप में हमारे आचार्य बंधु भगिनी और उपस्थित हमारे भैया बहन। आज जिस आद्य पुरुष युग प्रवर्तक जिस व्यक्तित्व की जयंती पर हम सभी उपस्थित हैं, निश्चित रूप से भारतवर्ष के इस दर्शन में जो उनकी भूमिका रही है, भारत के युवा पीढ़ी के लिए यह निश्चित रूप से एक प्रेरणा, सदा से एक प्रेरणा के स्रोत बने रहे। आज जो 21वीं सदी का यह युग है, टेक्नोलॉजी का युग होने जा रहा है और आने वाली जो सदी है टेक्नोलॉजी आधारित होगी, लेकिन इसमें विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जिस विचारधारा को लेकर भारतवर्ष अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है, इसमें हम सबों की महती भूमिका होने वाली है। भारत का भविष्य क्या होगा, यह हम सबों की जिम्मेवारी है, हम सबों के कंधों पर है। आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। विषय प्रस्तुत करने के पहले दो शब्दों पर हम लोग थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं। एक तो माननीय शब्द का प्रयोग करते हैं और एक आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं देख रहा था माननीय शब्द ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के सदस्यों के लिए उपयोग होता है, इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं सीनेट के सदस्य और जो सलाहकार, उनके लिए भी माननीय शब्द का प्रयोग होता है। और भारतवर्ष में धारा प्रवाह माननीय शब्द का सबके लिए प्रयोग होता है, अभी हमारे लिए भी हुआ था, हम सबों के लिए। तो कहा जाता है विवेकानंद के 3 शब्द हैं जो उनके विचार पर जो 3 सिद्धांत है, उसमें एक जो सिद्धांत उनका मूलभूत सिद्धांत कि शब्दों पर की जो है जो व्याख्या हो, शब्दों पर नियंत्रण, शब्द महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि निर्भय बनो और तीसरा उनका है कि आत्मविश्वासी बनो। तो उसमें एक शब्द पर भी जो उन्होंने चर्चा की है, तो शब्द का प्रयोग किसके लिए कहाँ करना है ये भी हमको सीखना होगा। तो माननीय शब्द मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा मनोनीत होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, अन्य सांसद या अन्य सदस्य होते हैं, उनके लिए माननीय शब्द का प्रयोग होता है। उच्च पदाधिकारियों के लिए भी हमारे आदरणीय सर संघचालक जी हैं, तो उनके लिए भी हम लोग माननीय शब्द का प्रयोग करते हैं। शेष सभी लोगों के लिए सम्मान सूचक दोनों शब्द है, लेकिन सबके लिए आदरणीय और श्रद्धेय शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हम सबों को, चूंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिस शब्दों का प्रचलन लगातार होते जा रहा है, तो समाज भी उस शब्द को लेकर उसको व्यवहार में लाता है।
तो जब भी हम किसी कार्य का या किसी शब्द का प्रयोग जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसको बड़ा सोच समझकर समाज में लाना चाहिए, क्योंकि उसका प्रचलन फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो समाज में होने लगता है। तो हम लोग इसके वाहक बने, संवाहक बने और इस कार्य को जिन शब्दों का जिनके लिए प्रयोग हो उनका है, तो ध्यान में इसको रखना चाहिए। विषय कि जिस संगठन से हम सभी जुड़े हुए हैं, एक तो जिसकी प्रेरणा से यह कार्य प्रारंभ हुआ, 1925 में वह प्रेरणा के स्रोत हम सबों को प्राप्त हुआ और कार्य प्रारंभ हुआ। तो देश में क्या चिंतन रहा कि भारत का जो भावी भविष्य होगा, भारत का जो दर्शन होगा, भारत का जो नेतृत्व होगा, भारतीय चिंतन के आधार पर होगा। इस देश में रहने वाले, इस देश में इसकी आबोहवा, इसकी मिट्टी में जन्म लेने वाला व्यक्ति इस देश से प्यार करेगा, उसकी श्रद्धा इस देश की मिट्टी और माटी से जुड़ा रहेगा। अपने पूर्वजों के प्रति उसकी श्रद्धा होगी। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का उसका दोहन नहीं, शोषण नहीं करेगा, उसका उपयोग करेगा। इस चिंतन और इस आधार पर जो कार्य प्रारंभ हुआ इस देश को एकत्रित करने का, यह देश फिर से गुलाम नहीं हो, किसी विचार का जो यह संवहन चल रहा है उसके अधीन फिर दूसरे विचारधारा का यहाँ प्रादुर्भाव नहीं हो, इस दृष्टिकोण से यह कार्य प्रारंभ हुआ और उसके चिंतन के आधार बनते गए। कई क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें एक शिक्षा का क्षेत्र में भी कार्य हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में 1952 में जब पहला कार्य प्रारंभ हुआ तो आप जैसे छोटे छोटे बालक के से एक सामान्य बालक ने यह कार्य प्रारंभ हुआ। संघ का स्वयंसेवक श्री शंकर शरण जी के और नानाजी देशमुख की प्रेरणा से यह कार्य प्रारंभ हुआ। 1952 में प्रथम शिक्षा क्षेत्र में कार्य गोरखपुर से प्रारंभ हुआ। और आप सबों को यह जानकर गौरवान्वित होंगे कि दूसरा अगर यह कार्य प्रारंभ हुआ तो बिहार के इस क्षेत्र में छपरा के दर्शन नगर से यह कार्य प्रारंभ हुआ। दूसरा विद्यालय 1956 में दर्शन नगर छपरा से प्रारंभ हुआ और यह विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में जाने लगा। और इसके चिंतन का आधार आप अपने इस हमारे लक्ष्य में आप सबों ने देखा होगा किस उद्देश्य से हम कार्य प्रारंभ किए हैं। तो कार्य का आधार रहा क्या? शिक्षा। तो शिक्षा का क्षेत्र तो हमने चुना, तो शिक्षा क्या है? तो एक रोजगार परक, रोजगार कमाने के लिए कुछ डिग्रियां मुझे चाहिए जिससे मैं कुछ उपार्जन कर सकूं। तो शिक्षा का आधार तो यही बना। लेकिन शिक्षा का जो अंतर्निहित भाव है, तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान लोगों के मन में निहित है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि ज्ञान क्या है? तो व्यक्ति के मन के अंदर निहित है। व्यक्ति अगर कुछ सीखता है तो स्वयं से सीखता है। यह उनके दर्शन का मूल तत्व है। तो व्यक्ति के सीखने का जो ज्ञान है वह उसके अंदर ही निहित है। उसको प्रस्फुटित करने का कार्य हम सभी आचार्य और दीदी करते हैं। शिक्षा अर्थात उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। किस प्रकार का विकास? तो वह शरीर केवल ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं हो, तो क्या हो? वह शरीर से भी मजबूत हो, मन से भी मजबूत हो, तन से। कहां शिक्षा सीखनी है? तो विवेकानंद जी कहते हैं कि खेल के मैदान में चलो, शिक्षा वहां से प्राप्त होगी। शिक्षा कहां प्राप्त करनी है? तो गांव के उस खेत में चलो, वहां तुम्हें शिक्षा प्राप्त होगी। इस दर्शन को लेकर हम सभी कार्य आगे बढ़ा रहे हैं और यही अपने कार्य का आधार है। तो एक शिक्षित व्यक्ति के क्या है? तो 4 आधार है। एक शिक्षित किसे कहा जा सकता है? तो उसके 4 आधार हम सभी मानते हैं। तो क्या 4 आधार हैं? तो उसे हम बोध चातुष्टय कहते हैं। स्वामी विवेकानंद या जितने भी ऋषि महात्मा हैं उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका जो दर्शन आया तो उसमें तो 4 जो तत्व हैं। तो क्या? तो सबसे पहले कहता है कि व्यक्ति को समाज बोध होना चाहिए। उस समाज बोध से पहले क्या है? तो परिवार बोध। जिस परिवार में आपने जन्म लिया, जिस माता पिता ने जन्म दिया,
उस परिवार और उस माता पिता के प्रति आपका कुछ कर्तव्य होगा, उनके कुछ ऋण हैं। वहां आपने खेला कूदा, वहां जन्म, अपने ज्ञान की प्रथम प्राप्ति अपनी मां से प्राप्त की। उस मां के प्रति, उस माता के प्रति आपका कुछ तो दायित्व है। आज पैसा, धन, लोलुपता ने क्या किया है, व्यक्ति को परिवार से तोड़ दिया। एकल परिवार, कितना ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके, हमारा नाम कितना हो, हम विदेश चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। अभी हमारे साथ एक ड्राइवर आ रहे थे, दीपक जी, कह रहे थे कि जितना आनंद मुझे अपने परिवार के साथ आज कमा करके मुझे लग रहा है, मैं कुवैत, सऊदी अरबिया में भी था, उतने पैसे कमा रहा था, मुझे उतनी आनंद नहीं प्राप्त हो रही थी। तो व्यक्ति को परिवार बोध जब आता है तब वह शिक्षित कहलाता है। अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ जुड़कर वह उसके साथ जब उसके दुख सुख में सहभागी बनता है तो उसकी ज्ञान का प्रथम चरण वह जानता है कि वह शिक्षाविद हो। दूसरा क्या है, जिस समाज में आपने जन्म लिया, उस समाज के आप, उसके मित्र होंगे, उसके समाज के अन्य लोग होंगे आपसे जुड़े हुए, कई व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होंगे आपके साथ, जिन्होंने आपके निर्माण में महती भूमिका निभाई। आपका जीवन जब बढ़ता चला गया तो उन परिवार, उस समाज के व्यक्ति की भी आवश्यकता हुई होगी और उस व्यक्ति के साथ भी आप जुड़े होंगे। उस समाज बोध में जब व्यक्ति को वह समाज बोध होता है तो व्यक्ति की शिक्षा पूरी होती है। तीसरा क्या है, तो राष्ट्रबोध। जिस देश में मैंने जन्म लिया उस मातृभूमि के प्रति हमारी क्या है, उस राष्ट्र को परम वैभव के में पहुंचाने में हमारी जो भूमिका होगी। हम जहां रहें, जिस कार्य में रहें, मेरे कार्य से मेरे देश का। अभी एक तमिल फिल्म के गीत को गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया गया, कल ही टीवी पे आ रहा था। नाटू नाटू करके एक तमिल गाना है, उसका गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया, सारे देश गौरवान्वित है। लेकिन एक छोटे से विषय में एक वहां पे रखना आता है, क्या कहा गया उसको, तो तमिलनाडु का गौरव यह हुआ। कहा जाता है कि जब देश कहीं, अगर हम अपने इस क्षेत्र के आबो हवा से बाहर निकलकर दूसरे देशों में जाते हैं तो हमारी पहचान किसी क्षेत्र से नहीं होती है, हमारी पहचान उस देश से होती है जहां का झंडा हमारे साथ होता है, वहां क्षेत्र का झंडा नहीं। तो हमारे जब यह राष्ट्रबोध हमारे मन में आएगा, इस राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इस राष्ट्र को कैसे बचाया जाए, इस राष्ट्र को सम्मान कैसे दिलाया जाए, यह बोध जब हमें होगा तब हमारी शिक्षा पूर्ण होगी। और चौथा है हमारी संस्कृति बोध। इस देश की कुछ संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर्स हैं, उस कल्चर्स के प्रति हमारे जो जानकारी है उसको अक्षुण्ण बना रखने की हमारी जिम्मेवारी है। हम पाश्चात्य संस्कृति के संवाहक नहीं हैं, हम भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं और भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में हमारी जानी जाती है। और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले छात्र इन सारे चीजों से केवल एक पहचान है। आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएंगे, अगर आप लोग जानते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर का बालक है तो लोग ऐसे स्वतः आप जानते हैं कि ये बालक निश्चित रूप से कुछ हो तो न हो लेकिन एक सही व्यक्ति है। यह विद्यालय आपकी पहचान है, आपके साथ इसके नाम जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आपके नाम के साथ आपके माता पिता का नाम जुड़ा हुआ है, आपके जीवन के साथ यह भी जुड़ा हुआ है। तो आज इस दृष्टिकोण को रखते हुए हम सभी उस समाज, उस परिवार के साथ जुड़कर उस चार बोध से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी शिक्षा पूर्ण होती है और हम शिक्षाविद कहलाते हैं। ये बोध चातुष्य जब हमारे व्यक्ति के जीवन में पूर्ण होता है तो वह शिक्षित कहलाता है। तो यही है कि हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि निर्भय बनो। तो किस प्रकार का निर्भयता? जब हम कहता है कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, हम जब किसी का अनुकरण करते हैं, किसी काम को देख कर करते हैं, हमारे मन में एक भय होता है, कोई देख लेगा तो क्या। निर्भय का अर्थ ये नहीं कि सब हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति का कि स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है कि हम कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसकी एक मर्यादा है।
और वही है हमारी संस्कृति का बोध। ये बोध चातुष्ट में यह संस्कृति का बोध हम कितना बोले, कहाँ बोले, किस प्रकार विषय को रखें, यह हमें समझना। और इसकी जब समझ होगी तभी हम शिक्षाविद कहलाएंगे, तभी हम शिक्षित कहलाएंगे। तो भैया बहनों, ये बोध चातुष्ट को लेकर हम सभी अपने अपने जीवन के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किए हैं। और इस कार्य के आधार पर इस विद्यालय से जो आपका निर्माण है, जब हम आगे अपने क्षेत्रों में चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिचय सरस्वती शिशु मंदिर के अन्य क्षेत्र के अन्य दायित्वों से होगा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आप कार्य प्रारंभ करेंगे। इसी आधारभूत विषयों को लेकर हम अभी 20 तारीख को हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह श्री कृष्ण गोपाल जी विद्या भारती के संरक्षक हैं। 20 तारीख को उनका उद्बोधन हम सबों को मिलने वाला है। इस दृष्टिकोण से आज यह योजना बनेगी। उसमें जितने भी हमारे स्वावलंबी पूर्व छात्र हैं उनका वहां एक कार्यक्रम है। 20 तारीख को दोपहर 2 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ होना है और सायं में अवकाश है। तो उनका मार्गदर्शन हम सबों को मिलेगा। आप सभी योजना बनाएंगे और यह ध्यान रखेंगे, यह विद्यालय, यह समाज आपका है, आपके माध्यम से चलने वाला है। आने वाले समय में इस विद्यालय के आप प्रधानाचार्य, आचार्य और यहाँ के प्रबंधक में आपकी भूमिका होने वाली है। इस समाज को आप नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ प्रत्येक वर्ष आपको आह्वान किया जाता है कि आप सभी अपने अपने जुड़े हुए क्षेत्रों में, अपने अपने विद्यालयों में एक बार उपस्थित आपसी सामंजस्य के साथ। अभी विश्व का सबसे बड़ा एलुमनी पूर्व छात्र परिषद जो अपने विद्या भारती का है, उसमें से 25 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और विश्व के सबसे बड़े एलुमनी के रूप में हम सभी जाने जाते हैं। विद्या भारती का पूर्व छात्र परिषद, आप सभी उसमें हो चुके होंगे, रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। और जो भी भैया बहन उसमें अगर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो आज यहाँ से अपने आचार्य से मिलकर उस पर आप अपना पंजीकरण करा लें। केवल भारत ही नहीं, भारत में से बाहर रहने वाले भी जो हमारे छात्र हैं वह भी उससे जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े समूह में। आप छोटे से संस्थान के एक कार्यकर्ता नहीं है, एक बहुत बड़े विचारधारा के कार्यकर्ता। आपकी भूमिका देश निर्माण में लगने वाली। केवल आप विद्यालय के छात्र या एक बरहन गोपाल या सिवान के आप व्यक्ति के रूप में नहीं है, आप विद्या भारती के घटक के रूप में समाज में जाने वाले। इस दृष्टिकोण से आपकी भूमिका बढ़ने वाली है। तो आप सभी आज यह बैठकर यहाँ पहले तय करेंगे। इसी में से जो आपके पूर्व छात्र के एक परिषद के कुछ छात्र होंगे जो नेतृत्व प्रदान करेंगे और सबसे पहले आज क्या करेंगे कि उस एलुमिनी पर अपना नाम पहले रजिस्टर्ड करेंगे विद्या भारती के पूर्व छात्र परिषद पर। जिनका हो चुका होगा तो ठीक है, जो नहीं हुआ है और अपने साथ जुड़े हुए जितने भी छात्र होंगे आपके समय के, आपके बाद वाले या जुड़ने वाले, उन सबको उस पर फिर पहले जोड़ेंगे। फिर आप सभी तय करेंगे कि एक कार्यक्रम आपका प्रत्येक वर्ष यहां जरूर हो आप सबों के माध्यम से। तीसरा, इस विद्यालय ही नहीं, इस विद्यालय के माध्यम से कौन सा ऐसा कार्य हम समाज के लिए, मैंने अभी बताया कि जो बोध चातुष्ट है तो उस समाज के प्रति भी आपका दायित्व है कि समाज में रहने वाले जो झुग्गी झोपड़े और अपने ऐसे बालक हैं जो आने वाले आपकी पीढ़ी के पीछे हैं, उन बच्चों के निर्माण में आपकी भूमिका क्या होगी, आप उनके लिए क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से आप उस बालक के निर्माण में सहयोगी बनेंगे, इस विद्यालय के निर्माण में आपकी क्या सहभागिता होगी, इन सब पर आज विचार कर हम सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और आने वाले 20 तारीख को मान्यवर कृष्ण गोपाल जी के उस उद्बोधन के बाद पश्चात हम सभी फिर एक बार सरस्वती पूजा के बाद हम सभी यहाँ बैठे और एक योजना बनाएं, एक छात्र परिषद का गठन इस विद्यालय का हो और उस विद्यालय परिषद में भैया बहन जो भी हैं प्रत्येक बैच का अलग अलग छात्रों की एक टोली बने और उस टोली के माध्यम से हम सभी कार्य प्रारंभ करें और कुछ योजना जो कि हम अपने उस बोध चातुष्ट को पूरा करने के लिए, उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमारी भूमिका क्या होने वाली है, एक छात्र के रूप में हम सभी यह निर्णय करने वाले हैं। आज के इस विश्व युवा दिवस के अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विद्या भारती की ओर से आप सभी भैया बहनों को साधुवाद देते हैं कि आप सभी राष्ट्र निर्माण के लिए भैया बहन आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इस विद्यालय को
और इस राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में आप सबकी महती भूमिका हो। बहुत बहुत धन्यवाद।